नेक्स्ट वीडियो हमारा लेके आ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थ, उसके अंदर क्या क्या अंतर है माइक्रो मैक्रो में, है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद में हम बात करेंगे जो अर्थशास्त्र है उसका क्षेत्र कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा स्कोप है, क्षेत्र है। हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र का क्षेत्र या उसको हम भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम उसकी प्रकृति को भी शामिल करते हैं, उसके जो है हम विषय सामग्री क्या है उसको भी शामिल करते हैं, और इसकी क्या क्या प्रणालियां हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर। तो हम इसमें पहला अध्ययन लेते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, इसमें जो इसके अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं विषय सामग्री में, उन चीजों को समझ लिया जाता है। तो विषय सामग्री में जैसे हमारा आता है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये 5 प्रकार की जाती है। उत्पादन क्या होता है कि जो मनुष्य है उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का निर्माण करना, ना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। उपभोग का क्या मतलब हुआ, जो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए, जो मानवीय आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगिता का प्रयोग करना। उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता की संतुष्टि से लगाया जाता है ना, मानवीय की आवश्यकताओं की संतुष्टि से लगाया जाता है। उपभोग का मतलब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को भूख लगी है, उसने खाना खाया, तो कहीं ना कहीं कहलाएगा हमारा उपभोग है। इसके बाद में आता है विनिमय। विनिमय क्या होता है, विनिमय को कैसे अदल बदलना, जैसे एक वस्तु देके दूसरी वस्तु लेना, जो काम वर्तमान में हम आज मुद्रा के द्वारा कर रहे हैं, तो विनिमय हो गया अदलना बदलना, मुद्रा के द्वारा वस्तु करते हैं। वितरण क्या होता है, वितरण जो होता है कि वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, है ना, तो निर्माण के लिए बहुत से साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर हम आय, ब्याज, मजदूरी, लगान आदि का जो अध्ययन करते हैं, है ना, उसके वितरण का अध्ययन करते हैं, वो इसी का अध्ययन किया जाता है। आय, ब्याज, मजदूरी, लगान। राजस्व क्या होता है, जो सरकार के आय और व्यय जो होते हैं, सरकार की आय व्यय के जो मदें हैं उनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। आय व्यय की मदों का अध्ययन। तो इसके अंदर तो हमारे क्या हो गई अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। इसके बाद में हम दूसरा पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति हमने बहुत पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है, इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों के आते हैं कि अर्थशास्त्र जो है विज्ञान है, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। तो इस चीज को समझने के लिए पहले विज्ञान क्या होता है। विज्ञान आप सबने पढ़ा हुआ है, 10th तक से बच्चों ने पढ़ा है ना, कि प्रकृति के द्वारा जो नियमित या क्रमबद्ध जो अध्ययन करते हैं ना, सुव्यवस्थित अध्ययन को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या, जैसे कि जैसे हम जल का फॉर्मूला H2, ये नियम फिक्स होता है। अगर हम भारत में रहकर भी अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो भी अब पानी बनेगा, और इसी का यूज अगर इस फॉर्मूले का यूज अगर अमेरिका में बैठ के करेंगे तब भी वो
पानी बनेगा, है ना, जल बनेगा। मतलब इसमें कारण और परिणाम निश्चित होते हैं। एक चीज तो ये हुई। दूसरा, इसमें हमने कहा कि क्रमबद्ध तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध तथ्यों का अध्ययन, तो ये दो चीजें आ गई इसमें। क्रमबद्ध तथ्यों का अध्ययन कारण परिणाम से संबंधित होता है, और इसमें क्या होता है, भविष्यवाणी या संबंध है, भविष्यवाणी की जा सकती है। साइंस में हम कह देते हैं कि ये हो सकता है, मौसम विभाग भी कहता है कि कल मौसम बारिश होने वाली है, इस तरीके से। अब ये देखो कि अर्थशास्त्र में किस तरीके से काम आ रहा है। हम कह रहे हैं कि क्रमबद्ध तथ्यों का अध्ययन है, तो अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं हम अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नियम होते हैं, जैसे हम कहेंगे मांग का नियम, है ना, पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम, इस तरीके से बहुत सारे नियम बने हुए हैं अर्थशास्त्र के अंदर भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्रमबद्ध तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात है कारण परिणाम संबंधी, क्योंकि जब हम मांग का नियम पढ़ रहे हैं, पूर्ति का नियम पढ़ रहे हैं, ये किसी न किसी मान्यता पर आधारित होती है, तो इसलिए ये कारण परिणाम से भी संबंधित होती है। और इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है कि जैसे मांग कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, पूर्ति कितनी करनी है, इस तरीके से हम इसमें भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो ये चीजें होने से हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, पहली बात। अब इसमें क्या होता है कि अर्थशास्त्र में कहते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्र अगर विज्ञान है तो कैसा विज्ञान है, तो इसको भी अर्थशास्त्र में दो भागों में बांट दिया। पहला तो है हमारा वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान, और दूसरा है आदर्श विज्ञान। पहला तो है वास्तविक विज्ञान, दूसरा है आदर्श विज्ञान। अब वास्तविक विज्ञान क्या होता है, वास्तविक विज्ञान के अंदर हम जो ये चीजें पढ़ रहे हैं साइंस के बारे में, कि इसमें क्रमबद्ध तत्वों का अध्ययन किया जाता है, कारण परिणाम से संबंधित है, भविष्यवाणी की जा सकती है, इसका मतलब ये वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि इसमें कारण परिणाम से संबंधित है। इससे संबंधित है कारण परिणाम, कारण और परिणाम, ठीक है। पर आदर्श विज्ञान का क्या मतलब होता है, आदर्श विज्ञान का मतलब होता है कि जो ये कारण परिणाम से संबंधित तो है, ये संबंधित तो है, पर यहां पर ये क्या करता है आदर्श विज्ञान, उचित, कि ये उचित है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छा है या बुरा है, इन सभी बातों के बारे में भी बताता है। ये अच्छा है या बुरा है, इनके बारे में बताता है। पर यहाँ पर केवल एक कारण परिणाम से संबंधित है, क्योंकि ये क्रमबद्ध तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। अब बात करते हैं आगे कि जो अर्थशास्त्र कला है, देखो ये तो हमने पढ़ लिया अर्थशास्त्र विज्ञान है, और कैसा विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान भी है, आदर्श विज्ञान भी। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र क्या कला है, तो वही बात की कला की जो परिभाषा क्या होती है हमारी, कला किसे कहेंगे, कि किसी कार्य को कोई व्यक्ति या कितने अच्छी तरीके से कर पा रहा है, वो उसकी कला है। तो कार्यों को सर्वोत्तम या उचित तरीके से करना उसकी कला, कार्य को सर्वोत्तम रूप से करना उसकी कला है। अब ये जो काम है, जैसे चाहे मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, इन चीजों को अर्थशास्त्री कितने अच्छे प्रकार से उपयोग में ले पा रहा है, तो उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, है ना। और जो वास्तविक विज्ञान है और आदर्श विज्ञान है, इन दोनों को जोड़ने का काम भी कला ही करती है। किस किस को, ये कड़ी है जो वास्तविक विज्ञान व आदर्श विज्ञान को जोड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान भी है और कला भी है, ठीक है।
इसके बाद में हम बात करेंगे, उतार लीजिए, इसके बाद में इसमें एक चीज आती है कि अर्थशास्त्र की प्रणालियां, अर्थशास्त्र की प्रणाली। अब अर्थशास्त्र की प्रणाली क्या होती है? जिन विधियों का प्रयोग आर्थिक रूप से, जिन विधियों का प्रयोग आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए किया जाता है, जिन विधियों का प्रयोग आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण हेतु किया जाता है, उसे ही अर्थशास्त्र की प्रणाली कहते हैं। जिन विधियों का प्रयोग जो कर रहे हैं हम आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रणाली कहते हैं। अब प्रणाली क्या है? दो प्रकार की होती है। प्रणाली क्या है? दो प्रकार की होती है। पहली जो है वो है निगमन प्रणाली, और जो दूसरी है वो है आगमन प्रणाली। तो निगमन प्रणाली में क्या है? इसमें भी अर्थशास्त्री अलग अलग विचारधारा में बटे हुए हैं। कुछ विचारधारा जो है वो है आपकी परंपरावादी विचारधारा, और जो आगमन प्रणाली में है वो है आपकी इतिहासवादी विचारधारा। अब हम बात कर रहे हैं निगमन प्रणाली। ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। कैसे? कि हम ये कहें कि मनुष्य अमर नहीं है, ये विशिष्ट वर्ग हो गया हमारे लिए कि मनुष्य अमर नहीं है। और वह हम ये कहें कि रामू या कोई व्यक्ति विशेष है ना, मधु भी अमर नहीं है। तो इससे क्या है कि जैसे मनुष्य अमर नहीं है, मनुष्य अमर नहीं है, अतः मधु भी अमर नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर निगमन प्रणाली। इस प्रणाली के जो समर्थक रहे हैं रिकार्डो, मील, ये अर्थशास्त्री हैं जो इसके समर्थन कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगमन प्रणाली की। इस प्रणाली में इतिहासवादी विचारधारा के लोग रहे हैं, ये अर्थशास्त्री रहे हैं। इनके अनुसार ये जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कि रामू श्यामू कोई व्यक्ति विशेष मूल्य बढ़ने पर वस्तु का क्रय नहीं करते, मूल्य बढ़ने पर क्रय कम कर देते हैं। तो हम सामान्य रूप से ही कह सकते हैं, बाद में विशिष्ट रूप से सॉरी, कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ने पर, वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग या क्रय कम हो जाता है। तो ये तो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। और इसके जो अर्थशास्त्री थे वो थे J.M. कीन्स। ठीक है, थैंक यू।